जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार भारतीय द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम परसों है और हिंदी का तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर लिए हैं, पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए चूँकि बहुत कम समय है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा तथा अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जैक के है ना, झारखंड नदी वित्त परिषद का जो है 2022 का हिंदी ये हम लोग हिंदी ये में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग एग्जाम दे दिए हैं तो ये सारा चीज़ आप लोग जान चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपठित बोध पर, ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानेंगे कि इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा और इसमें जो प्रश्न संख्या 1 से 5 है उसको आप लोग को जवाब देना होगा। तो जल्दी जल्दी में चूंकि भी हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए हम इसका जो आंसर है वो मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग का जो पहला आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ हुआ है, तो आप लोगों को इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ अहंकार, सम्मान, प्रशंसा, ये सभी, तो मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी अहंकार। अहंकार के बोझ के साथ मनुष्य का जन्म हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है उसमें इसका जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका पहले ऑप्शन देखेंगे कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईर्ष्या भाव के कारण, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है, तो ईर्ष्या भाव के कारण, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं किसके कारण, तो इसका जो आंसर होगा वो हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा और समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ईर्ष्या के वश में होने पर, ईर्ष्या के बस में होने पर स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जहां पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। तो ये 4 ऑप्शन अहंकार, संतुष्टि, आत्मनिरीक्षण, सुख, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिरीक्षण, ठीक है। तो इसको आप लोग मार लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और इसका हम लोग आंसर देखने का प्रयास करते हैं। उन्नति का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा, उन्नति का इसका जो होगा उल्टा शब्द वो होगा अवनति, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये अवनति, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोगों को गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक आप लोग को सही जवाब निकालना है। तो ये आप लोग को दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और पढ़ के आपको निकालना है। तो हम जल्दी जल्दी में आप लोग को चूँकि प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी में इसका आंसर ही आप लोग को देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से कि बादलों की तुलना किससे की गई है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ये 4 ऑप्शन को पढ़ना है, बादलों की तुलना किससे की गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवन के दुखों से, जीवन के दुखों से बादलों की तुलना की गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है। कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आशावादी होगा, ठीक है। तो ये जो होगा राइट आंसर होगा आशावाद। 8 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग जवाब देंगे, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इसका जो होगा आशा निराशा से, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा आशा निराशा से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आशा का विलोम शब्द लिखें। यहाँ पे दिया हुआ है कि आशा का विलोम शब्द, यानी फिर से आपका उल्टा शब्द पूछ रहा है। आशा का होता है निराशा, क्या होता है, आशा का निराशा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है। नभ मतलब इसका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, जो अलग अलग और भी नाम होते हैं। तो नभ का दूसरा नाम आकाश भी होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, आकाश, ठीक है। अगर आप आकाश मारेंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग चलेंगे खंड खा में, जहाँ पे आप लोगों को व्याकरण दिख रहा होगा, यानी व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में हम आपको भी सॉल्व करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऑप्शन का हम लोग सही आंसर देखेंगे तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बच्चा रोता है, यानी
इसका जो ऑप्शन है सी, बच्चा रोता है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहां कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक, सकर्मक, विकल्प ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी आप मारिएगा तो ये आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे, कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसका जो आंसर हम लोग देंगे वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र, यानी चंद्र मारिएगा तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? आपको समास बताना है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालय, विद्या के लिए आलय का जो है वो तत्पुरुष समास के में आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा? नीलांबर होगा, अंबर नीला होगा, नीला और अंबर होगा, नीला आकाश होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, वो नीलांबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो नीलांबर होगा। ठीक है, अब हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो मिश्र होगा। ठीक है, यानी मिश्र उपवाक्य होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 17 का आंसर सी मारिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? तो इसका जो दो भेद है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी आप पढ़े होंगे तो समानाधिकरण। ठीक है, इसका आप लोग देख लीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो होगा समानाधिकरण और व्यतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो आंसर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप लोगों को पूरा क्लियर पता होगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्मवाच्य, यानी आपका बी आंसर सही होने वाला है। ठीक है, पिता के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य कौन सा भेद है? तो कर्मवाच्य भेद है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, यानी खाली स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, प्रधानता, यानी आप प्रधानता मारेंगे तो इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे खंड गा में। ठीक है, बिना देरी किए हुए खंड गा में चलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक आप लोग को सही जवाब देना है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आपको उसको ध्यान पर गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश का जो आंसर है वो आप लोगों को देना है। तो हम आप लोगों को जल्दी जल्दी में आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन है? यहाँ पे आपको कवि का नाम बताना है, जो आपने भी पढ़ा उसका कवि होगा नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि दंतुरित का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स ये होगा नए नए दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आप नए नए दांत, दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत, इसका मारिएगा तो आप लोग का सही जवाब होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, जहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि माँ बच्चे को क्या कराती रही है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मधुर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगर आपने सी मारेंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग चलेंगे 24 में। कवि ने धन्य किसे कहा गया है? किसे कहा गया है धन्य? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माता और पुत्र को। देख रहे हैं ना, इसका आंसर जो होगा वो माता और पुत्र को होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 24 का सवाल देने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन कीजिए। 25 से आप लोग को यहाँ पे देखना है फिर से कि बादल किस दिशा से आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अज्ञात दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर डी आप मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी अज्ञात दिशा से, तो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ये, बादलों का सांस लेना, यानी बादलों का सांस लेना का इसका सही जवाब होगा।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन में भी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ। तो यानी आपको डेट याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1889। ठीक है, 1889 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेम की, जीवन की, घृणा की, मान की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की। क्या होगा? प्रेम की। मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है, तो प्रेम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 के लिए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे फिर से पढ़ना है, ये हलदार साहब वाला कहानी को आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसका जवाब देना है। मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को वो जवाब ही दे लेता हूँ कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। ये हलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? इसका जवाब आप लोग को ढूंढना है। 4 है, हलदार साहब, कैप्टन, पानवाला, मास्टर मोतीलाल। तो इसका जो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो वो कैप्टन था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैप्टन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन फेरी वाला काम करता था, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं कि हलदार पान वाले से क्या जानना चाहते थे, तो इसका जो आपका जवाब देना है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन के बारे में। कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ निर्देश में कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 को आपको देखना है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। तो किस पर मुग्ध था, तो वो था मधुर गान पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका जो जवाब होगा वो होगा मधुर गान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताई रोपनी किसे कहते हैं? रोपनी यहाँ किसे कहा गया है, तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, धान की रोपाई को, यानी धान की रोपाई को आप मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं और 35 पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, जादू। जादू इसका जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 36 पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते थे? ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा कार्तिक माह में। कब? तो कार्तिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पे दिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। फिर से यहाँ पे आप लोगों को ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका जवाब देना है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि समय बचाना है और आप लोगों को आंसर देना है जल्दी जल्दी में, तो मैं आपको आंसर की ओर में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका होगा शिव पूजन। क्या होगा? शिव पूजन सहाय। प्रस्तुत कहानी के लेखक शिव पूजन सहाय हैं, ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? ठीक है, ये 4 ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, नाभि और लीलार में। यानी आप नाभि और लीलार में ऑप्शन नंबर ये मारिएगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में दिया है कि माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फूलदार लट्टू, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शन नंबर डी चयन करेंगे, फूलदार लट्टू, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न पे हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी 40वां प्रश्न, लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे? ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए, माता की गोद में, बाबूजी की गोद में, दादाजी की गोद में और नौकर की गोद में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाबूजी की गोद में, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में आपने 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों का सही जवाब आपने देखा।
माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा मैं इसका आंसर शीट भी लेकर के आऊँगा। अगर चैनल में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक करिए तथा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और एक बात, आप बहुत अच्छे से एग्जाम लिखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, इस वादे के साथ कि मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।